नमस्कार दोस्तों, मैं शिव मोहन शर्मा। आज आपको सम्मान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो को आपको यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में बहुत हेल्पफुल होंगे बेटा। और आपको पता है कि हमारे प्रथम प्रश्न पत्र में काफ़ी कुछ जीएस के जीके के क्वेश्चन आते हैं जो कि कभी कभी वन लाइनर भी होते हैं, कभी कभी कॉन्सेप्चुअल भी होते हैं। तो हम आज देखेंगे सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुछ क्वेश्चन, कुछ रिपीटेड और कुछ नए क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? ऑप्शन है आपके पास रेत का रेगिस्तान, बी ऑप्शन है धान की खेती, सी ऑप्शन है ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि, डी ऑप्शन है प्रेरी भूमि। तो इसका सिंपल सा आंसर है ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि। आपको याद करना है ताज़ा बर्फ से ढकी हुई। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी है। क्या लेनी है? ताज़ा बर्फ क्या करती है? 80% से 85% क्या करती है? बर्फ को बेटा बर्फ क्या करती? परावर्तित कर देती सूर्य की रोशनी को, जिसके कारण क्या होता है? सूर्य की रोशनी परावर्तित होने के कारण बर्फ बनी रहती है और कभी भी बर्फ गलती नहीं है। इसीलिए सबसे ज़्यादा सूर्य का परावर्तन, सूर्य की रोशनी का परावर्तन कहाँ होगा? ताज़ा बर्फ से ढकी हुई भूमि पे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है पेलाग्रा, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है बेरीबेरी, ऑप्शन डी है चेलोसिक। तो इसका आंसर है चेलोसिक। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। चेलोसिक नामक रोग जो है विटामिन B2 की कमी से होता है। और आपको पता है विटामिन B2 क्या है? राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम है, ठीक है, विटामिन B2। इसके बारे में हमें याद करके चलना है अच्छे से। B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? याद रखना है, मच्छर वाहित नहीं है। हाँ नहीं में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन ए क्या है? डेंगू ज्वर, ऑप्शन बी क्या है? फाइलेरियासिस, ऑप्शन क्या है? निद्रा रोग, और ऑप्शन डी क्या है? मलेरिया। तो इसका आंसर होगा निद्रा रोग। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। निद्रा रोग मच्छर से नहीं बल्कि किससे होता है? मच्छर से कभी नहीं होता है। इसको याद रखना है, मच्छर से नहीं बल्कि किससे होता है? हमेशा याद रखना है कि ट्रिप्नोसोमा एक होती है, ट्रिप्नोसोमा ब्रुसेई नामक, ट्रिप्नोसोमा ब्रुसेई नामक परजीवी से फैलता है। इसको हमेशा याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं। परजीवी से फैलता है और ये मनुष्यों में किससे पहुंचती है परजीवी? आपको याद होना चाहिए, मरजू में पहुंचती है TC नामक मच्छी से। TC नामक मक्खी से पहुंचती है। इसको आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बाटुलिज्म है भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, जल जनित संक्रमण या जल जनित विषैलापन। तो आपको इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। बाटुलिज्म क्या होता है? भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। मनुष्य क्या करता है? जब संक्रमित भोजन ग्रहण करता है तो उससे क्या होता है? उससे हो जाता है कि भोजन में विषैलापन होने के कारण आदमी बीमार हो जाता है। भोजन में विषैलापन होने के कारण आदमी बीमार हो जाता है। उसी को हम क्या बोल देते हैं? बॉटुलिज्म। इसको याद रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला पूछ रहे हैं रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। दूसरा कह रहे हैं नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, या ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उसको हम जानते हैं कि रेडियोधर्मिता बोलते हैं। क्या होता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ जिसमें पाए जाते हैं उसको क्या बोल देते हैं हम? उसको हम बोलते हैं रेडियोधर्मिता। साथ ही इसका पता किसने लगाया था? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मैडम क्यूरी ने इसका पता लगाया था। मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मिता का पता लगाया था। और हाइड्रोजन बम किस पे काम करता है? क्यों ऑप्शन बी गलत है? हाइड्रोजन बम कभी भी नाभिकीय संलयन पे काम करता है। नाभिकीय संलयन पे काम करता है। नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन बेटा 2 हाइड्रोजन जुड़ने से जो एक नया पदार्थ बनता है उसी को हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन। खास करके आप सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी में किसकी वजह से होती है? नाभिकीय संलयन की वजह से होता है। H1+ मिलके क्या बताते हैं? हीलियम बनाते हैं। ठीक है, H1+ मिलके क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। इसी से सूर्य में इतनी ज़्यादा अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो आइए आज का छठा क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल के प्रकाश के प्रसार के कारण क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, धूल कण है, हीलियम है, या जलवाष्प है? इसका सिंपल सा आंसर है क्या होगा? धूल कण होगा।
हम सबको पता है क्या होता है, स्कैटरिंग होती है, यानी कि प्रकाश का प्रसारण किसके द्वारा होता है, जब स्कैटरिंग हो जाती है। तो स्कैटरिंग होने की वजह से क्या होता है, हम देखते हैं जब परावर्तित हो जाती है किरणें, इसी वजह से हमें क्या, जो सबसे ज़्यादा परावर्तन जिस प्रकाश का होता है उसी कारण से, तो हमें क्या करता है, उस प्रसार के कारण ही हमें आकाश जैसा नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परावर्तन किस चीज़ का होता है, नीले रंग का होता है। इसी वजह से हमें आकाश में क्या होता है, परावर्तन के कारण ही आकाश हमारा नीला दिखाई पड़ता है। और वो किस कारण से होता है, हमारे धूल के कण के कारण से होता है। तो आज का 7वां क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसको याद करना है, हमेशा ध्यान रखना है, सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है और नहीं में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो पहला देखेंगे ऑप्शन क्या है, विटामिन ए संतरा, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी काट मछली का तेल, या विटामिन बी सी धान का चोकर। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है विटामिन ए संतरा। बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। कैसे नहीं सुमेलित है मैं बता देता हूँ आपको। विटामिन ए में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है गाजर और पालक में ज़्यादा करके पाया जाता है, संतरा में बिल्कुल नहीं पाया जाता। संतरा होता है सिट्रस फ्रूट, तो ये किस में मिलेगा आपके, ये मिलेगा आपको विटामिन सी में मिलेगा, हमेशा याद रखना, ठीक है। विटामिन सी में जैसे नींबू है, संतरा भी उसी में आ जाएगा। विटामिन डी आपको पा लो काट मछली का तेल से मिलता है। विटामिन B6 धान के चोकर में पाया जाता है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 8वां क्वेश्चन है, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, हीमोग्लोबिन से, मेट हीमोग्लोबिन से, लेड से, या नाइट्रेट से। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर क्या होगा, मेट हीमोग्लोबिन के कारण रक्त में क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो इसको याद करना है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है, इससे हो जाता है ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा पड़ जाती है बेटा, ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा पड़ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। और इसको याद रखना है कि मुख्यतः होता है किसुओं में, मुख्यतः क्या होता है, बच्चों में होता है, यानी शिशुओं में होता है। बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसको याद करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आज का 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक सूचक है, पफबॉल्स है, शैवाल है, लाइकेन है, या मांस है। इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, लाइकेन होता है। लाइकेन के बारे में आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण का सूचक होता है। आपने अक्सर देखा रहेगा, लाइकेन क्या होता है, घर में जमी हुई आपने काई देखी है, उसी को लाइकेन बोलते हैं, ठीक है। आप देखो, जब जहाँ पे ज़्यादा वायु प्रदूषण होगा यहाँ पे काई सूख जाएगी, और जहाँ पे कम वायु प्रदूषण होगा आपको ढेर सारी काई मिलेगी, ठीक है। उसी से हमें पता चलता है कि वायु प्रदूषण हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इसकी सबसे ज़्यादा खास बात हमें कहाँ मिलेगी, कवक और शैवाल की सहजीविता में प्रदर्शित होता है। किसमें प्रदर्शित होता है, सहजीविता में। सहजीविता का मतलब दो लोग मिलके एक साथ रह रहे हैं, दो लोग मिलके एक साथ जीवन चला रहे हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम सहजीविता। इसको याद रखना है, कवक और शैवाल मिलके सहजीविता, दो लोग मिलके एक जीवन चला रहे हैं, इसको याद रखना है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन एक अवयव नहीं है, किसका अवयव नहीं है, क्लोरोफिल का, आरएनए का, डीएनए का, या कार्बोहाइड्रेट का। तो इसका सिंपल सा आंसर है कार्बोहाइड्रेट। क्यों नहीं है, मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की संरचना जो है, कार्बोहाइड्रेट्स बनता किससे है, इसी से आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स बनता है कार्बन से, हाइड्रोजन से, साथ ही ऑक्सीजन से। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, जिसको शरीर का क्या, ऊर्जा घर भी कहा जाता है। शरीर को क्या कहा जाता है, ऊर्जा घर भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहीं से उत्पन्न होती है, तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही होती है। इसीलिए ये बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं होगा नाइट्रोजन, इसको याद रखना है। तो अगली बात आगे देखते हैं, 11वां क्वेश्चन क्या हमारा, बोले रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके घनत्व मापन में होता है, धुआं, प्रदूषित जल, कोहरा, या ध्वनि। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है रिंगलमैन का। रिंगलमैन का प्रयोग क्या, धुएं के मापन में होता है। याद रखना, धुएं के घनत्व को मापा जाता है, तो इसको बस इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि, कारण पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए, सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है, वातावरण में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता का, श्वसन दर का ह्रास, या आर्द्रता का बढ़ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्वसन दर का ह्रास। श्वसन दर का ह्रास कैसे होता है, जब दीर्घ भंडारण में जब ज़्यादा ठंडा होता है तो इनके श्वसन करने की क्षमता स्लो हो जाती है, एकदम कम हो जाती है, जिसके कारण इस लंबे समय तक सड़ने से बच जाते हैं, इसलिए शीघ्र ये खराब नहीं होते।
तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन कण पर शून्य आवेश होता है? किस कण पर शून्य आवेश होता है हमको बताना है, पॉजिट्रॉन पे, न्यूट्रिनो पे, इलेक्ट्रॉन पे या अल्प कण पे? तो इसका आंसर है न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एक कण है जिसका आविष्कार कब हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। 1930 में पॉली नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार दिया था। पॉली नामक वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था, इसको याद करना है। साथ ही फोटॉन के बाद न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस कण पर एकदम शून्य आवेश होता है। इस कण पर शून्य आवेश होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूट्रिनो, क्योंकि इस कण पर शून्य आवेश होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आज का 14वां क्वेश्चन। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? ऑप्शन है आपके पास सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, परासरण या प्रसार। किसके कारण से निकलता है मैं आपको बता देता हूँ। इसका ऑप्शन होगा परासरण। परासरण क्या होता है? दो भिन्न सांद्रता वाले घोलों के बीच होने वाले विशेष प्रकार के विसरण को हम क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्योंकि क्या होता है इसमें एक अर्धपारगम, आपके खीरे में क्या अर्धपारगम झिल्ली पाई जाती है। अर्धपारगम झिल्ली पाई जाती है, तो खीरे के काटने के बाद जब इसमें नमक डाला जाता है तो उसी परासरण के कारण उसमें से क्या निकलता है? पानी निकलता है, इसी अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का सील है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का सील है। ऑप्शन ए है ट्रैकियोल्स, ऑप्शन बी है ब्रांकियोल्स, ऑप्शन सी है पल्मोनरी सिराएं, ऑप्शन डी है अवियोली। तो इसका आंसर है अवियोली। हालांकि इसको बोलते हैं अलियोलॉई हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। और इसमें क्या होता है? फेफड़ों में गैसीय विनिमय सली अलियोलों के द्वारा होता है। इसी में रक्त ऑक्सीजन में क्या होता है? रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह सुनिश्चित होता है। इसको याद कर लेना है। रक्त में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन का प्रवाह होता है इसके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का 16वां क्वेश्चन क्या है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल होता है, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट होता है, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल द्वारा होता है, या अमाशय रस में उपस्थित अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा होता है? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, दूध का खट्टा होना नाइट्रिक अम्ल के द्वारा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसको थोड़ा सा याद कर लेंगे, थोड़ा सा चीज़ें देख लेंगे। सिरका में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, हमें पता है। हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम फॉस्फेट होता है, हमें पता है। अमाशय रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये भी हमें पता है। दूध का खट्टा होता है किसकी वजह से? क्योंकि लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल नहीं, ठीक है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए वो खट्टा हो जाता है। इसको याद रखना, बिल्कुल भूलना नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? हेक्सेन है, पेंटेन है, ब्यूटेन है या मीथेन है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, ब्यूटेन है। ब्यूटेन क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस को ही, द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होती है, जिसको हम घरों में गैस की, एक रसोई गैस की तरह यूज करते हैं, ठीक है। इसमें अंदर क्या सबसे पहला घटक क्या पाया जाता है? ब्यूटेन ही पाया जाता है। ब्यूटेन के साथ क्या होती है? प्रोपेन गैस भी होती है। ये दोनों मिलके पाए जाते हैं। साथ में इसके लीकेज का पता लगाने के लिए देखिए, कभी कभी गैस में लीकेज होती है तो बहुत ही अजीब सी गंध महसूस होती है। वो गंध किस कारण से महसूस होती है, ये भी पूछा जाता है एग्जामों में, तो आपको यहीं पे बता देता हूँ। होती है मेथिल मर्केप्टाइल पाया जाता है, मेथिल मर्केप्टाइल पाया जाता है। ये पदार्थ ही वो गंध उत्पन्न करता है यदि कभी भी आपके गैस में लीकेज होता है, उसको बोलते हैं मेथिल मर्केप्टाइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है mmHg के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में, या ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो इसका आंसर है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में आपके रक्त शर्करा को प्रदर्शित किया जाता है। आपको पता हो रक्त शर्करा सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए होता है? आपके डायबिटीज़ की जांच के लिए यूज होता है।
यानी कि शुगर की जो बीमारी होती है उसके लिए यूज होता है। साथ ही रक्त का मापन किस में करते हैं, अभी हमने देखा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। इसकी निगरानी में उतार चढ़ाव को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर सामान्य करना है तो हम आहार, व्यायाम, दवाओं या रक्त शर्करा उतार चढ़ाव को मधुमेह जैसे जुड़ी रोग के प्रक्रियाओं में जवाब दे सकते हैं। यानी कि इसको अगर सही करना है तो हमें अपना आहार, अपना व्यायाम, दवाएं या रक्त शर्करा को सुधारना पड़ेगा। मनुष्यों में कितना पाया जाता है, अगर मैं पूछूं कि मनुष्यों में आमतौर पर रक्त शर्करा का मान क्या होता है, तो ये 70 से लेकर 100 के बीच में पाया जाता है। 70 से लेके 100 के बीच में पाया जाता है। इसको हमेशा याद रखना, मिलीग्राम डेसीलीटर, अभी मैंने बताया मिलीग्राम डेसीलीटर के रूप में पाया जाता है। और ख़ास करके जब इसकी कमी होती है तो क्या जाता है, इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। जब मधुमेह रोग हो जाता है तो इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, जो क्या होता है, ग्लूकागॉन द्वारा, ठीक है, नियंत्रित होता है। और आपको पता होना चाहिए कि इंसुलिन सबसे ज़्यादा उत्पन्न कहाँ होता है, तो लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं में होता है। लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं में होता है, इसको याद करना है, बिल्कुल ही बोलना नहीं, बहुत पूछा जाता है। लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं में होता है। आपका आज का 19वां क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। फोलिक अम्ल होता है, राइबोफ्लेविन होता है, नियासिन होता है या रेटिनॉल होता है। तो इसका आंसर बहुत है सिंपल सा, रेटिनॉल। रेटिनॉल में क्या हो, सामान्य दृष्टि में विटामिन ए, खास करके विटामिन ए, जिससे हम देखते हैं विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन ए का ही दूसरा नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का ही दूसरा नाम, वैज्ञानिक नाम जो है रेटिनॉल है। इसी वजह से जब सामान्य दृष्टि की बात आती है तो रेटिनॉल की कमी यानी विटामिन ए की कमी पाई जाती है। इससे होता है, हमें यह मुख्यतः मिलता किन किन चीज़ों में है, जिसमें हम देख सकते हैं पालक में मिलता है, गाजर में मिलता है, साथ ही दूध में मिलता है, अंडों में भी यह पाया जाता है। तो आइए आज का अगला सवाल देखते हैं। आज का अगला 20वां सवाल है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण बताना है आपको। अभिकथन क्या कहता है, मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। इसका रीजन क्या बताया उन्होंने, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होता है। ऑप्शन दे रखा ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन क्या देख रहा है, ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन क्या है, ए सत्य है किंतु आर गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है, डी, ए गलत है किंतु आर सत्य है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है, ऑप्शन डी सही होगा, ए गलत है और आर सत्य है। आर सत्य लिए कि शरीर में उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य, हम सबको पता है, लेकिन पहला ऑप्शन इसलिए गलत है कि सारे विटामिनों का संश्लेषण नहीं कर सकता है, क्योंकि विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, विटामिन डी जो है हमें प्राप्त होता है सूर्य की रोशनी से, सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। और ये मानव शरीर में सभी विटामिनों के संश्लेषण के लिए विटामिन डी भी अगर रहता तो सही होता, लेकिन विटामिन डी हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। और आज का बेटा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है। तो इसका आंसर आपको देना है सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच, क्रुक्स कांच के बीच में। तो इसका आंसर होगा क्रुक्स कांच। इसका आंसर क्या होगा, क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच एक विशेष प्रकार का कांच होता है जिसमें सेरियम ऑक्साइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सेरियम ऑक्साइड पाया जाता है, सीरियम ऑक्साइड पाया जाता है। और ये क्या करता है, पराबैंगनी विकिरण को उच्च अवशोषण कर लेता है। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनका अवशोषण कर लेता है। और यह विशेष प्रकार का क्रुक्स कांच होता है जो कि पराबैंगनी किरणों को काट सकता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।